International political realm reflects a greater magnitude of volatility, growing disorder and uncertainty presently, wherein diplomacy, multilateralism, and consensus-based approaches to resolve long-standing issues have become notion of the past. In this backdrop, a host of subjects being used by various political scientists and IR scholars to reflect and explain the current situation. Of the all titles are terms used: a uni-multipolar world, a world in disarray, a new bipolar world and rise of new Cold War, and a polycentric order are some of the terms being used. I welcome all of you to today's lecture, in which we are going to discuss is what are the developments making the liberal order ineffective, and what are the options available to the Committee of Nation States to carve a way out of current volatile situation. जो टॉपिक जिसको हमने आज स्टडी करना है उसका टाइटल है अ कंसेप्ट ऑफ पार्ट्स फॉर ग्लोबल इरा। इस लेक्चर या टॉपिक में बेसिकली हमने आज पढ़ना यह है कि वो कौन से डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से लिबरल मेरिटोक्रेटिक रूल्स और जो हमारे पास रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो डिसफंक्शनल हुआ। वो कौन से इवेंट्स हैं या टेंडेंसीज है जिसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक अनसर्टेनिटी है, एक लॉलेसनेस या एक एनार्की नजर आती है हमें। फर्दर हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसकी एफिकेसी तो कम हो गई, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है जिसके थ्रू या जिनके थ्रू हम ग्लोबल सिक्योरिटी एंड पीस, स्मूथ इंटरेक्शंस बिटवीन स्टेट्स को इंश्योर कराएं। सही। फर्दर जो चैलेंजेस इमिनेट करते हैं फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड अदर नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स को कैसे हमने डील करना है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैंने कुछ एरियाज में डिफाइन या उसको मैंने डिवाइड किया हुआ, जो कि ये एरियाज हैं: इंटरनेशनल सिस्टम एट हिस्टोरिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, राइजिंग एशिया एंड डिसेंडिंग वेस्ट, डेमोक्रेटिक रिसेशन, न्यू चैलेंजेस एंड स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, हार्ड एज रियल पॉलिटिक, और लास्ट जो हमारे पास एरिया होगा आज यहाँ पे वो है फेलर ऑफ यूएस लेड लिबरल ऑर्डर। इन पॉइंट्स को ब्रीफली हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम की बात अगर हम करें, तो ये एक ऐसा हमारे पास ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि ये जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या विच रूल्स दैट इनविसेज टू मेंटेन स्मूथ रिलेशंस बिटवीन नेशन स्टेट्स आर टू ओवरसी अ पीसफुल इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। दूसरा जो हमारे पास एरिया हमने यहाँ पे नोट किया आज है वो है राइजिंग एशिया एंड डिसेंडिंग वेस्ट। हमें पता है कि इस सेंचुरी को यानी 21st सेंचुरी को बड़े सारे आईआर स्कॉलर्स कहते हैं कि इस द सेंचुरी ऑफ एशिया या एशियन सेंचुरी इसको कहते हैं। एशिया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इसका जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली इनका राइज हो रहा है, जबकि ऑन द अदर हैंड जो वेस्ट है जो कि पिछले 2 सेंचुरी से कंटिन्यूसली ग्लोबल इरा को जो है ना वो डोमिनेट करता आ रहा है, वेस्ट उसका फॉल शुरू है या फॉल उसका हो रहा है। सही। थर्ड हमारे पास है डेमोक्रेटिक रिसेशन। मैंने अपने कल वाले लेक्चर में आप लोगों को कंप्रिहेंसिवली आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्या है, डेमोक्रेसी क्यों रिसीड कर रही है और इसकी रिसेशन के पीछे क्या एलिमेंट्स हैं या कौन से वो हमारे पास न्यू फ्रेमवर्क्स या फिलोसफीज हैं जो कि डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर रहे हैं। जो फोर्थ हमारे पास पॉइंट या एरिया यहाँ पे है न्यू चैलेंजेस हैं और न्यू स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस। अब अगर न्यू चैलेंजेस की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे जो लिबरल ऑर्डर को जो ओवरसी करने वाले जो कंट्रीज थे या स्टेट्स थे या नेशंस हैं, जिनमें हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स है उसके एलाइज हैं, सही, उनको चैलेंज करने वाले फोर्सेस या कौन से कंट्रीज है जो इनको चैलेंज कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास माइंड में वर्ड आता है या हमारे माइंड में आता है कि चाइना ही है एंड रशिया है, फर्दर ईरान है एंड सो ऑन। कैसे पता चला कि हमारे पास चैलेंज के कौन ऑफर कर रहा है टू द यूएस हेजेमनी, सही। अब 2017 में एक यूएस नेशनल सिक्योरिटी एक स्ट्रेटेजी आई थी, एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना यूएस की जो हेजेमनी है या यूएस को थ्रेट कर रहा है या चैलेंज कर रहा है चाइना यूएस की हेजेमनी को, सही। फर्दर इसको ईयू की यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जो कि चाइना को स्ट्रेटेजिक राइवल जो है ना वो डिक्लेयर करती है वो रिपोर्ट। अब नए स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो एक द इकोनॉमिस्ट में रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें जो उसका राइटर था वो कहता है कि 3 हमारे पास स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस राइज कर रहे हैं इन करंट सेंचुरी।
जिसमें से एक हमारे पास साइनोस्फेयर उसको कहता है, यानी कि चाइना का स्फेयर। दूसरा जो स्फेयर है वो है अमेरिकन स्फेयर या यूएस स्फेयर या वेस्टर्न स्फेयर उसको कह लेते हैं। थर्ड हमारे पास जो स्फेयर है या जो हमारे पास एरिया है उसको वो कहता है एटमॉस्फेयर। ठीक, तो ये तो हमारे पास हैं 3 स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो कि जिनका राइज हो रहा है या जो कि हमारे पास लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं करंट वोलेटाइल सिचुएशन में। जो 5th पॉइंट हमारे पास है वो है हार्ड एच रियल पॉलिटिक। इसको सिंपली वर्ड्स में अगर हम कहते हैं ग्रेट पावर राइवलरी है तो ये गलत नहीं है। सही, जैसे हमें पता है चाइना एंड यूएस के बीच में एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या एक कोल्ड वॉर जैसा एक जो है ना वो वहां पे एक फ्रेमवर्क बन रहा है बिटवीन दीज 2 मेजर इकोनॉमीज। सही, 6th एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास या एरिया इस लेक्चर में होगा वो है फेलियर ऑफ यूएस लेट लिबरल ऑर्डर। अगर ऊपर जो हमारे पास जो एरियाज है उनको कंसीडर करके उनको उनका एमलगमेट या उनका एमलगमेशन बनाया तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है कि चूंकि हमारे पास ग्रेट पावर राइवलरी हो रही है, डेमोक्रेसी रिसीड कर रही है, ठीक, उसके बाद जो ऑर्डर की इफेक्टिवनेस है वो फास्टली डिक्रीज हो रही है। सही, इन सब एरियाज को हम मिला के फर्दर हम इसको कहते हैं कि जो ऑर्डर है, सही, जो लिबरल बेस्ड और लिबरल ऑर्डर है जिसको यूएस ने लेट किया उसका फॉल हो रहा है या वो फेल हो रहा है। सही, आगे चलते हैं। अब इस टॉपिक में हमने शुरू में एक टर्म यूज किया था, कंसर्ट की बात हमने की थी। अब जब हम कंसर्ट की बात करते हैं तो किस तरह का कंसर्ट की हम बात कर रहे हैं? 1814 एंड 15 में जब नेपोलियनिक वॉर्स कंप्लीट हो गए, जब यूरोपियन पावर्स ने नेपोलियन को डिफीट किया एट द बैटल ऑफ वाटरलू, तो वहां पे उसकी डिफीट के रिजल्ट में एक असेंबली या एक मीटिंग बुलाई गई जिसको हम आज कहते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक, कांग्रेस ऑफ वियना में जो यूरोपियन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या स्टेट ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक फ्रेमवर्क या एक पॉलिसी मेकिंग की जिसमें उन्होंने डिफाइन किया कि जो उनका ऑर्डर होगा, फ्यूचर ऑर्डर, या जो वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि ओवरसी करेंगे इंटरेक्शंस बिटवीन यूरोपियन पावर्स। उस असेंबली को या उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम आज कहते हैं कंसर्ट ऑफ यूरोप। ठीक, अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिखे हुए हैं कि कांग्रेस ऑफ वियना जो है ना वो उसको बुलाया जाता है, यानी एक मीटिंग वहां पे बुलाई जाती है 1814 एंड 15 में, राइट आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। सही, इस कांग्रेस का या इस मीटिंग का जो मेन पर्पस था वाज टू रिस्टोर स्टेबिलिटी एंड प्री वॉर बॉर्डर्स। सही, जो वॉर से पहले, जो नेपोलियनिक वॉर से पहले जो बॉर्डर्स थे उनको दोबारा से रिस्टोर कराने के लिए ये एक असेंबली या एक मीटिंग बुलाई गई, कमेंस हुई बिटवीन यूरोपियन लीडर्स। सही, अब इस असेंबली या इस मीटिंग के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है, मल्टीपोलर एक ऑर्डर बनता है जो कि बेस करता है ऑन बैलेंस ऑफ पावर। सिंपली पुट, उस जो मीटिंग है उसमें डिफाइन ये किया गया कि हमने एक ऐसा ऑर्डर बनाना है या हम एक ऐसा ऑर्डर बनाने जा रहे हैं जिसकी नेचर मल्टीपोलर होगी। सही, जिसमें हम पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कराएंगे बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ठीक, तो ये हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कंसर्ट ऑफ यूरोप, जिसको हम आज आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास जो 21st सेंचुरी में कंसर्ट ऑफ यूरोप जैसा एक हमारे पास फ्रेमवर्क क्यों चाहिए, इसको हम आगे फर्दर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास एरिया जिसको हमने स्टडी करना है वो है वाई कंसर्ट ऑफ या सिंपली वाई कंसर्ट एंड नॉट ऑर्डर। अब हमें पता है करंट जो सेंचुरी है उसमें ऑर्डर है, कंसर्ट का कोई कंसेप्ट फिलहाल नहीं है। सही, ऑर्डर की बात हम करें तो जाहिर बात है हम रूल्स बेस्ड मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर की बात करते हैं जिसको ओवरसी या लेट करता है यूएस। सही, अब हमने इस पोर्शन में यह पढ़ना है कि हमें कंसर्ट की क्यों जरूरत है, ऑर्डर की जरूरत क्यों नहीं है। सही, या वी आर गोइंग टू स्टडी एज टू व्हाई वी नीड टू गो फॉर कंसर्ट इंस्टेड ऑफ एन ऑर्डर। सही, तो पहला जो पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है वो है डिसफंक्शनल या इनइफेक्टिव ऑर्डर। ऊपर हमने बात की कि जो रूल्स बेस्ड या हमारे पास जो लिबरल ऑर्डर है वो चूंकि डिसफंक्शनल हो चुका है, 21st सेंचुरी में जो चैलेंजेस है उनको टेकल या कल्टेट करने की कैपेसिटी उसमें नहीं रही। सही, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऑर्डर डिसफंक्शनल है या इनइफेक्टिव है। कैसे हमें पता चला? यूएन का जो रोल है वो हमारे पास मायोपिक रोल है या उसको हम कहते हैं इनइफेक्टिवनेस है। जो यूएन का जो रोल है उसमें इनइफेक्टिवनेस बढ़ रही है। सही, फर्दर हमारे पास जो ऑर्डर को लेट करने वाले फोर्सेस हैं या हमारे पास जो एक्टर्स या नेशंस हैं उनकी जो कैपेसिटी एंड इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीजिंगली डिक्रीज कर रही है। सही, और फर्दर उन कंट्रीज के अंदर जो उनका डोमेस्टिक जो ऑर्डर है वो लॉलेसनेस का शिकार है। सही, जैसे यूएस में पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, सोशल जो है ना डिवीजन है,
डोमेस्टिक राइजिंग सेंटिमेंट्स ऑफ जीनोफोबिया एंड सो ऑन, जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑर्डर को जो ओवरसी करने वाले नेशंस हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ग्लोबल अफेयर्स को देख लें, सही, बल्कि वो अपने डोमेस्टिक इश्यूज में एंगेज्ड हैं, जिसको हम आज कहते हैं कि दे आर इंसुलर, या आउटवर्ड लुक जो है ना वो उनका जो पोस्चर था वो कन्वर्ट हो गया है इनवर्ड लुकिंग पोस्चर में, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो ऑर्डर है वो डिसफंक्शनल हो गया है। दूसरा जो पॉइंट यहां पे है वो है ग्रेट पावर राइवलरी। अब हमें पता है एक ऑर्डर का बेसिक जो रीजन डेट्रा होता है वो ग्रेट पावर राइवलरी को मतलब उसको कर्टेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्दर एक ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो मेंटेन करे पीसफुल और स्मूथ रिलेशंस बिटवीन वेरियस एक्टर्स, सही, और जो हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वॉर हैं उनको कर्टेल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एक ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि जो करंट ऑर्डर है, जो करंट डिसेंडिंग ऑर्डर है या करंट हमारे पास जो डिटीरियोरेटिंग ऑर्डर है उसकी इफिकेसी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वेरियस हमारे पास जो लैंडस्केप्स हैं वहां पे क्लेशेस हैं बिटवीन स्टेट्स आर विद इन स्टेट्स। ठीक, नेक्स्ट ग्रेट पावर राइवलरी की हम बात कर रहे थे, तो ग्रेट पावर राइवलरी की बात करें तो जाहिर बात है यूएस चाइना के हमारे बीच में जो एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट में ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में एक कोल्ड वॉर सिचुएशन है एंड सो ऑन। तो ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है या ग्रेट पावर राइवलरी का इमर्जेंस हो चुका है, जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि ऑर्डर हैज बिकम डिसफंक्शनल, सही। थर्ड जो पॉइंट हमारे पास है राइजिंग नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब हमें पता है नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करें तो ये वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिनकी नेचर जो है ना वो सॉफ्ट नेचर है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स में, साइबर अटैक्स या साइबर वॉरफेयर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, वाटर एंड फूड इनसिक्योरिटी है एंड सो ऑन। तो राइजिंग जो हमारे पास जो फर्दर यस पेंडेमिक है कोविड-19, ये कुछ चैलेंजेस या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिनको टैकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर की थी, या हमारे पास जो ऑर्डर को ओवरसी करने वाले मेजर पार्ट्स की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में फेल हो चुके हैं। तो हम इस वजह से कह रहे हैं कि नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स या हमारे पास जो सॉफ्ट थ्रेट्स हैं उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी हमें कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वो इनफेक्टिव हो चुका है, सही। उसकी इफिकेसी टू कर्टेल और टू कंट्रोल द ग्रोइंग थ्रेट्स हैज बिकम नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म। अब वेस्ट में और अक्रॉस द ग्लोब पॉपुलिस्ट लीडर्स राइज कर रहे हैं, डेमोक्रेसी रिसीड कर रही है इन फेवर ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। अब हमें पता है जो कोल्ड वॉर के बाद जो ऑर्डर बना था उसकी नेचर क्या थी या उसका जो बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, डेमोक्रेटाइजेशन, जबकि आज दुनिया में डेमोक्रेसी जो है ना वो रिसेशन में है। अथॉरिटेरियन लीडर्स हर तरफ से जो है ना वो राइज कर रहे हैं। ठीक, तो हम इन दो डेवलपमेंट्स ने फर्दर ये कंफर्म किया कि हाँ जो ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन है या उसकी जो करेंसी है वो अब कम हो चुकी है, सही। नेक्स्ट जीनोफोबिया, इस्लामोफोबिया एंड क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। फर्दर ऊपर हमने बात की कि ऑर्डर का काम क्या है, स्मूथ रिलेशंस या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर कराना, लेकिन जीनोफोबिया, इस्लामोफोबिया एंड क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ने ये कोरोबोरेट किया कि ऑर्डर हैज बिकम डिसफंक्शनल टू curtail such developments as xenophobia, Islamophobia and clash of civilization. F जो पॉइंट यहाँ पे है वो है unchecked globalization and need for global governance. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम क्या हो रहा है, टेररिज्म जो है ना वो इंटरनेशनलाइज हो चुकी है, सही। बड़े सारे और इश्यूज मतलब इमिनेट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक, जिसकी वजह से अब इस डेवलपमेंट की वजह से जो नीड फॉर ग्लोबल गवर्नेंस है वो बढ़ चुकी है, सही। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट है एंड अक्रॉस द ग्लोब एंटी लिबरल जो है ना वो मूवमेंट्स शुरू हो चुकी हैं, सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेस्टर्न जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो ये डिमांड करते हैं कि द वेस्ट आर द ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशंस नीड टू डन अवे विथ द नोशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सही। तो अब ये कुछ हमारे पास डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम आज ये कह रहे हैं कि हमें कंसर्ट ऑफ यूरोप जैसे एक फ्रेमवर्क की जरूरत है, न कि ऑर्डर की, सही। तो फर्दर आगे चलते हैं, इस लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो कंसर्ट हम बनाएंगे, सही, जिस कंसर्ट की हम बात करें उसका क्या रोल होगा, उसका पहला रोल ये होगा कि जो कंट्रीज की जो यूनिलैटरलिज्म या कंट्रीज जो यूनिलैटरली डिसीजंस लेते हैं, कंट्रीज या नेशंस, उनको कम कराना, सही। यानी सिंपली अगर इसको हम पुट करें तो कंसर्ट जो हम नया कंसर्ट बनाएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक रोल ये होगा कि वो इंश्योर कराए मल्टीलैटरलिज्म को, सही, इंस्टेड ऑफ यूनिलैटरलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट यहाँ पे है वो है
द कंसर्ट लीडिंग टू अ नॉर्म गवर्न वर्ल्ड, एक ऐसा हमारे पास पैटर्न सेट करेगा जिसमें नेशंस नॉर्म्स को फॉलो करेंगी। सही, अपनी हर नेशन अपनी मनमानी नहीं करेगी, बल्कि जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी जो उसकी एक्टिविटीज हैं उनको कैरी आउट करेंगी। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे है वो है इंश्योरिंग दैट डिफरेंसेस डू नॉट हाइंडर कोऑपरेशन। सही, उस कंसर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल ये होगा कि नेशन स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस या जो डाइवर्जेंसेस हैं उनके होते हुए भी उनके बीच में जो कोऑपरेशन का जो एलिमेंट है या उनके बीच में कोऑपरेशन को फोस्टर करें। सही, ताकि कोऑपरेशन एंड कंसेंसस के थ्रू जो मेजर एंड माइनर पार्ट्स हैं वो कलेक्टिवली एफर्ट्स पुट इन करें टू टैकल द नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स आर टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। फोर्थ जो पॉइंट हमारे पास है वो है सिक्योरिंग टेरिटोरियल स्टेटस क्वो। सही, अब हमें पता है साइबर वॉरफेयर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, और इस तरह की जो हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल जो वॉरफेयर या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनकी वजह से क्या हुआ है, इन सब की वजह से हमारे पास जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, ठीक है, वो अंडर थ्रेटन है। यानी नेशन स्टेट्स हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर जो हमारे पास कंसेप्ट है कि नो नेशन कैन इंडेंजर द टेरिटोरियल सोवरेनिटी ऑफ अदर। सही, जिसको हम कहते हैं कि पार इम्पेरम नॉन हैबिट एम्पीरियम। सही, कि वन सोवरेन कैन नॉट चैलेंज द सोवरेनिटी ऑफ अदर। तो अब ऑर्डर या जो हमारे पास जो कंसर्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो टेरिटोरियल सोवरेनिटी को या हमारे पास जो करंटली एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स हैं उनका जो स्टेटस क्वो है उसको मेंटेन कराएं, या ओवरऑल जो हमारे पास स्टेटस क्वो है, पीसफुल जो हमारे पास सिचुएशन है या हमारे पास जो पीस है, ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी, उसको फर्दर कंसोलिडेट कराना। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है डिनाइंग इम्यूनिटी टू नेशंस विद ग्रेटर प्रोक्लिविटी फॉर एक्सपेंशनिज्म, या एक्सपेंशन नहीं, यहाँ पे एक्सपेंशनिज्म यहाँ पे लिखना चाहिए। जैसे हमारे पास कॉलोनियल पार्ट्स है, इंडिया है जो कि एक्सपेंशनिज्म एक्सरसाइज कर रहा है, रशिया है जो कि मतलब अपनी सराउंडिंग्स में एक्सपेंशनिस्ट मूव्स जो ना वो कैरी आउट कर रहा है, इसराइल है जिसने ऑक्यूपाई कर रखा है पैलेस्टीनियन टेरिटरी को। तो अब जो ऑर्डर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि ये जो हमारे पास एक्सपेंशनिस्ट नेशंस हैं उनको इम्यूनिटी डिनाई करें। सही, ताकि उनकी जो इलीगल या इलेजिटिमेट एक्टिविटीज है उनको कर्व कर सके। सही, तो आज इसमें कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि क्या हमने आज पढ़ा, कंसर्ट क्या होगा हमारे पास, जो उसका रोल या कंसर्ट क्यों चाहिए। अ रियलिस्टिक वे टू एडवांस ग्रेट पावर कोऑर्डिनेशन, मेंटेन इंटरनेशनल स्टेबिलिटी एंड प्रमोट अ नॉर्म गवर्न ऑर्डर। तो एक ये हमारे पास इस वजह से हमें कंसर्ट चाहिए, न कि ऑर्डर चाहिए। नेक्स्ट, क्यों हमें कंसर्ट चाहिए। कंसर्ट प्रोवाइड्स अ प्रैग्मेटिक मिडिल ग्राउंड बिटवीन आइडियलिस्टिक बट अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस। इसकी एक हमारे पास अच्छी मतलब इसमें ये क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कंसर्ट, कि ये मिडिल ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन आइडियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस के बीच में। सही, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आई बिलीव आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में अगर कोई नॉन क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन अगर आप लोगों को है, तो आप लोग मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।